हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 25 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इवनिंग में एक 10 क्वेश्चंस का MCQ डिस्कस करता हूँ, जो कि पूरा का पूरा राजस्थान पत्रिका एनालिसिस पर बेसिस होता है। तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसी से आपका एक रिवीजन होगा और आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आपका वीडियो आज का। तो यहाँ पे खबर आई है, पद्मश्री शेखर बसु, इनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। तो ये कोविड-19 के कारण का निधन हुआ है। इस बीमारी का नाम है कोविड-19। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोविड-19 बीमारी किस वायरस से होती है? मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो पद्मश्री डॉक्टर शेखर बसु का निधन हो गया। यहाँ पे इनका जो योगदान रहा है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर डॉक्टर शेखर बसु के बारे में। देखते हैं आगे। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, राजस्थान के संबंध में है। जवाई बांध की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। तो जवाई बांध सुमेरपुर पाली जिले के अंदर है। सॉरी, इसमें सेई नदी से पानी आता है। इसमें सेई बांध से पानी आता है। अब जो सेई बांध है वो सेई नदी पर बना हुआ है, कोटड़ा उदयपुर के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेई बांध किस नदी पर बना है। तो सेई पर, और ये कहाँ पे है? सेई नदी कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो जवाई बांध के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा सेई नदी जो है वो साबरमती की सहायक नदी है, और जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जवाई नदी के बारे में पूछा भी गया है पहले प्रश्न की, किसकी सहायक नदी है ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि अब पश्चिम राजस्थान के अंदर मानसून तकरीबन विदाई के कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे शुष्क हवाएं चलने लग गई हैं। पश्चिमी जो क्षेत्र है, मतलब पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ से पश्चिमी शुष्क हवाएं वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे बात की गई है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की। तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है कि एंटी साइक्लोन में जो नॉर्दर्न गोलार्ध होता है, यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध होता है, उसमें जो एयर होता है, एयर जो है वो क्लॉकवाइज चलती है। ये आप नोट कर लीजिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि उल्टी दिशा में। ये तो घड़ी की दिशा में चलती है। क्लॉकवाइज का मतलब यूँ करके घड़ी की दिशा में इस प्रकार से सीधा, और जो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टी दिशा में। जो घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में चलती है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? एंटी साइक्लोन के अंदर हाई प्रेशर होता है, इनके केंद्र में हाई प्रेशर होता है। एक होता है साइक्लोन, साइक्लोन का जो केंद्र होता है उसमें लो प्रेशर होता है। ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एंटी साइक्लोन का मतलब हाई प्रेशर से आप याद रखिएगा, और साइक्लोन का मतलब रखिएगा आप लो एयर प्रेशर से आप याद रखिएगा। साइक्लोन आपने सुने भी होंगे, कई सारे आते रहते हैं बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में। तो लो प्रेशर बनता है तो साइक्लोन आते हैं वहाँ पे, मतलब बाहर से हवाएं आती हैं। जो एयर प्रेशर हवाएं जो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ये आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो साइक्लोन जब बनते हैं तो उसमें रहता है लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन के अंदर हाई प्रेशर रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा इनको, कि एंटी साइक्लोन और साइक्लोन क्या होती हैं। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। ये एक एडिटोरियल है, रफाल सौदे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें एक भारत की ऑफसेट पॉलिसी है। ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है? इसमें यह बताया गया है कि ऑफसेट पॉलिसी के तहत 300 करोड़ से ज़्यादा के पूंजीगत आयात पर होने वाले कुल राशि का 30% भारत में निवेश करना होगा। अब इसका क्या मतलब है? सपोज कि आपने विदेशी किसी भी कंपनी से 1000 करोड़ का पूंजीगत आयात खरीदा, राइट? तो उसका 30% उस विदेशी कंपनी को भारत के अंदर निवेश करना होगा। यानी 1000 करोड़ का मतलब 30% हो गया 300 करोड़। तो उसको 300 करोड़ भारत में इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिमिट ये है कि 300 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, यानी 305 करोड़, 310 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, कोई भी हो, तो उनको भारत के अंदर निवेश करना होगा। अब पूंजीगत आयात क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूंजीगत आयात क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि पूंजीगत संपत्ति क्या होती है। पूंजीगत संपत्ति वो होती है कि सपोज आपने कोई एक कार खरीदी, अगर आपने वो कार अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तब तो वो गैर पूंजीगत संपत्ति हो गई आपकी। लेकिन यदि वो कार आपने आय कमाने के लिए खरीदी है, आपने टैक्सी में वो अपनी कार लगा दी, तो उसको हम बोलते हैं पूंजीगत संपत्ति। तो जिससे कि आप आय कमाते हो, रेवेन्यू कमाते हो अपना, उसे हम कहते हैं पूंजीगत संपत्ति। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि पूंजीगत आयात यदि भारत के अंदर होगा कोई 300 करोड़ से ज़्यादा का, तो उस कंपनी को भारत के अंदर 30%
टोटल ट्रांजैक्शन का निवेश करना होगा, तो ये है ऑफसेट पॉलिसी। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है राफेल के संबंध में। राफेल को दसा एविएशन कंपनी है, यहाँ से फ्रांस की कंपनी है दसा एविएशन, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से राफेल को खरीदा गया था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैग ने इसके बारे में बताया कि भारत की जो ऑफसेट नीति है उसके तहत इसका पालन नहीं किया गया राफेल का जो सौदा हुआ है। तो यहाँ पे कैग के संबंध में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कैग जो है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के अंतर्गत आता है और भाग 5 जो है संविधान का उसके अंदर आता है कैग। वर्तमान में जो कैग है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो इनको वर्तमान में कैग बना दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भावी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये यूएसए के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो डेमोक्रेटिक जो दल है वहाँ पे, डेमोक्रेटिक दल का मतलब जो जिससे कि ओबामा जी थे, तो वहाँ से जो अमेरिका में प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट किए गए हैं अभी बनने, जो कि खड़े होंगे इलेक्शन में, तो उनका नाम है जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमला हैरिस का नाम सामने आया है। तो वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, कमला हैरिस का संबंध भारत से है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे खड़ी होने जा रही हैं। अब जो इलेक्शन होगा, रिपब्लिकन दल से डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि जो वर्तमान में वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। P5+1 कंट्रीज, ये आपको पता होना चाहिए, परमानेंट 5 इनको बोलते हैं, जिनके पास की वीटो पावर रहती है। इसमें है चीन, रूस, यूके, फ्रांस, यूएसए और 1 में है जर्मनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए P5+1। तो यूके, फ्रांस तो ये हो गए आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, चीन और रूस आप मान सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट से हो गए, और यूएसए यूएस कॉन्टिनेंट से है। अब इसमें 1 जो बोल रहा है, ये भी अगर हो जाता है इसमें शामिल P5 में, मतलब अभी तो 1 में है ये, तो ये भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, जर्मनी भी है, तो 3 कंट्रीज आ रही हैं यूरोपियन यूनियन से। तो भारत में भी इसकी दावेदारी चलती है कि भारत को भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बड़ी पॉपुलेशन है, एशिया से बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब भारत के लिए प्रयास चलते हैं लोग, कई सारे देश सपोर्ट भी करते हैं कि भारत को P5 कंट्रीज़ के अंदर P5 कंट्रीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए, P10 करना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट देशों को इसमें शामिल करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है इन चीज़ों की। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखिएगा P5+1 कंट्री कौन सी हैं। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि अभी 3500 अरब डॉलर घटी श्रमिकों की आय, ये कुछ रिपोर्ट निकाली है आईएलओ के द्वारा। तो हम देख लेते हैं कि आईएलओ क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका 1919 में ये बनाया गया था। ये 1919 वो वक्त है जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो आप मेरे को बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को आप। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भारत में लेबर ब्यूरो शिमला के अंदर इसका गठन किया गया था 1920 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 1919 में आईएलओ बना और लेबर ब्यूरो शिमला के अंदर स्थापित कर दिया 1920 में। अब ये जो लेबर ब्यूरो है ये आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है लेबर ब्यूरो शिमला। अब लेबर ब्यूरो जो है इसका एक और ऑफिस जो सेंट्रल ऑफिस है वो बना दिया गया है चंडीगढ़ के अंदर। तो ये भी अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहले जो है पूछा जाता था केवल लेबर ब्यूरो शिमला के संबंध में ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन यदि चंडीगढ़ भी है ऑप्शन में तो ये भी है इसका, मतलब जो इसके सेंट्रल ऑफिस हैं शिमला और चंडीगढ़ के अंदर हैं, इसके रीजनल ऑफिस भी हैं कुछ, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शिमला और चंडीगढ़ दोनों के अंदर है लेबर ब्यूरो के ऑफिस। अब लेबर ब्यूरो काम क्या करता है, इंपॉर्टेंट काम है इसका कि जो इंडस्ट्रियल जो कामगार होते हैं तो उनका सीपीआई इंडेक्स निकालने का काम जो करता है वो लेबर ब्यूरो करता है, इनका सीपीआई निकालने का काम। तो सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो 2001 है, ये बेसिस पॉइंट है इसके 100 जो बताए हैं। तो कभी भी प्रश्न आया कि सीपीआई इंडेक्स जो औद्योगिक कामगार होते हैं यानी कि जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं उनका सीपीआई इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये लेबर ब्यूरो निकालता है इनका सीपीआई इंडेक्स। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जनरल जो हमारा सीपीआई इंडेक्स होता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई उनको कौन निकालता है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात हो रही है नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज के अंदर अभी कुछ जो पुरस्कार राशि है उसको बढ़ाने की बात चल रही है, तो हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है वो 10 दिसंबर 1901 को हुई थी और ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मतलब ये और यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक ही फील्ड है ये, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। भारत के अंदर सबसे पहला नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में, साहित्य के फील्ड में दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर।
तो हम देखते हैं एक और पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पे ये बात की जा रही है, यहाँ पे भीमा कोरेगांव से संबंधित न्यूज़ है। तो यहाँ पे कुछ ये न्यूज़ आई है इसके संबंध में, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम हिस्टोरिकल इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भीमा कोरेगांव का युद्ध जो है वो 1818 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। अब ये युद्ध हुआ क्या था कि पेशावा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध ये हुआ था और इसे ब्रिटिशर लोग जीत गए थे। अब इसमें होता क्या है कि पेशावा का जो शासन था उससे वहाँ के जो छोटे तबके के लोग थे, जो तो थोड़े से हम बोलते हैं उनको दलित टाइप जो लोग थे, तो वो इनसे परेशान हो गए थे पेशावा के राज से। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के साथ मिलकर के युद्ध किया और पेशावाज को हरा दिया। अब होता क्या है कि 2018 में ये लोग जो भीमा कोरेगांव युद्ध में जीते थे वो इसको सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ पे हो जाता है कुछ विद्रोह और कई सारे दंगे हो जाते हैं वहाँ पे। तो उसके संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि ये इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। इसको 2000 वर्ष हो गए, इसको 1818 से 2018 में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसके संबंध में न्यूज़ यहाँ पे है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ था, 1818 में किस किस के बीच हुआ था और इसे ब्रिटिशर ने जीत लिया था। तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था युद्ध ये। अब इससे संबंधित कुछ एक आप को रिलेट कर पाए तो एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था। अब स्पेनिश फ्लू जो आया था उसने बहुत भारी तबाही मचाई थी पूरी दुनिया के अंदर। जिस प्रकार की कोविड-19 ने, पेंडेमिक है कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर, उसी प्रकार से स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था। मिलियंस ऑफ लोग इसमें प्रभावित हुए थे और कई सारे लोगों की, लाखों लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो ये भी आपको पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि स्पेनिश फ्लू कब आया था। 1918 विश्व युद्ध प्रथम का समय है 1918। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।